मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी पंच परमेश्वर। जय हिंद। जुम्मन शेख और अगलू चौधरी दो पक्के दोस्त थे। वो हिस्सेदारी में खेती करते थे, यहाँ तक कि उनका कुछ लेन देन भी एक साथ होता था। दोनों एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते थे। जुम्मन जब हज पर गया तो अगलू पर अपने घर की जिम्मेदारी छोड़ गया, और जब वो अगलू बाहर किसी काम से जाता तो जुम्मन को अपने घर की जिम्मेदारी दे दिया करता था। अलग अलग धर्म होने के बावजूद दोनों एक बीच भाइयों जैसा प्यार था, और उनकी दोस्ती का मूल मंत्र भी था। जुम्मन शेख एक बूढ़ी मौसी खाला थी, जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी। जुम्मन के अलावा उसका कोई नहीं था। जुम्मन ने किसी तरीके से वो अपना ज़मीन अपने नाम करवा ली थी। ज़मीन का रजिस्ट्री जुम्मन के नाम ना होने तक मौसी का खूब ख्याल रखा गया। अच्छा खाना, अच्छा व्यवहार, वो आदर सब मिलता था। लेकिन एक बार जब रजिस्ट्री हुई तो ये सब भी जाता रहा। जुम्मन की बीवी रोटियों के साथ साथ मौसी को ताने देने लगी। जुम्मन शेख भी कुछ नहीं कहता। जुम्मन की मौसी को उसकी बहू ताने मारती, 2-3 बीघा ज़मीन क्या दे दी, मानो मोल ही ले लिया हो। मौसी ने कुछ दिन तक ये सब सहा, लेकिन जब उसने रहा नहीं गया तो उसने इसकी शिकायत जुम्मन से कर दी। लेकिन जुम्मन ने औरतों के मामले में दखल देना सही नहीं समझा। कुछ दिन तक तो ये सब यूं ही चलता रहा, लेकिन जब मौसी से ये सब सहा नहीं गया तो उसने जुम्मन से कहा, बेटा अब मेरा तुम्हारे साथ निभ नहीं पाएगा। एक काम करो, मुझे हर महीने पैसे दे दिया करो, मैं अपनी गुजारा कर लूँगी। जुम्मन ने बड़े ही रूखेपन से आवाज़ देते हुए कहा, पैसे क्या पेड़ में लगते हैं? मौसी ने बड़े ही नम्र भाव में कहा, मेरे पास रोजी रोटी के लिए कुछ तो होना चाहिए। कुछ जुम्मन मुकर गया। इस पर मौसी गुस्सा हो गई और उसने पंचायत करने लगी, धमकी दे दी। और इस पर जुम्मन हंसा और बोला और कहा, जरूर करो पंचायत, फैसला हो ही जाए, मैं भी कब तक यह सब सहता रहूँगा। जुम्मन को पूरा भरोसा था कि पंचायत का फैसला उसके ही पक्ष में आएगा। आसपास के गांव में ऐसा कोई नहीं था जो जुम्मन के एहसानों तले दबा ना हो। कोई उससे बिगड़ना भला क्यों चाहेगा। उसे अपनी जीत पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि आसमान में फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इस बीच बेचारी मौसी हाथ में लाठी ली एक गांव से दूसरे गांव दौड़ती रही। एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब बात आन पर पड़ी थी तो उसका निर्णय हो तो जरूरी था। गांव में शायद एक ही ऐसा कोई शख्स होगा जिनको बुढ़िया अपनी दुखड़ा ना सुनाया हो। किसी ने तो बुढ़िया को बातों को ऊपर ऊपर से ही सुना तो किसी ने इसके प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाई। ऐसे ही कुछ ही कम लोग थे जिन्होंने बुढ़िया की बातों को गैर से सुना हो। सब तरफ घूम घाम के अंत में बुढ़िया अगलू चौधरी के पास पहुंची। अपनी लाठी किनारे रखते हुए उसने अगलू से कहा, बेटा तुम ही मेरी पंचायत में आना। अगलू ने कहा, मुझे बुलाकर क्या करोगी मौसी, गांव के और लोग आएंगे ही। मौसी बोली, अपनी मुसीबत का रोना सबके आगे रो आई, अब आना ना आना उसके अधिकार में है। इस पर अगलू ने कहा, आने को तो मैं आ ही जाऊंगी मौसी, पर वहाँ मैं कुछ बोलूँगा नहीं। मौसी ने पूछा, क्यों? जवाब में अगलू ने कहा, जुम्मन मेरा पुराना दोस्त है और मैं उसके साथ अपना रिश्ता बिगाड़ना नहीं सकता। मौसी बोली, क्या बिगड़ने के डर से अपने दिल की नहीं कहोगे वहाँ? अगलू मौसी की इस सवाल का जवाब नहीं दे सका, लेकिन इसके दिलो दिमाग में यह सवाल बार बार गूंज रहा था कि शाम के समय पंचायत बैठी। जुम्मन से पहले से ही पंचायत में बैठने के लिए इंतजार कर रहा था। पंचायत शुरू हुई और बुढ़िया मौसी से पंचों से निवेदन हुए कहा, पंचों आज 3 साल हो गए, मैंने अपनी सारी ज़मीन जुम्मन के नाम कर दी। इसके बदले मैंने इतने मुझे रोटी कपड़ा देना मंजूर किया था। साल भर तो जैसे तैसे काट लिया, पर अब रोज राज का सहा नहीं जाता। अब मुझे ना तो रोटी मिल रही है और ना ही कपड़ा। अब मैं इस उम्र में कोर्ट कचहरी नहीं जा सकती। ऐसे तुम लोगों से ही सेवा किसे अपना दुख बताऊं।
तुम्हारा जो फैसला होगा वह सब मैं मान लूँगी। रामधन मिश्र, जिनके कुछ परिचय आसामियों से जुम्मन से अपने गांव में बसाया था, उन्होंने जुम्मन से पूछा, हाँ मियाँ, तुम किसी पंच को बदलना चाहो तो अपनी अभी कर लो, बाद में तो पंच कहेंगे वो फैसला तुम्हें मानना होगा। जुम्मन ने फिलहाल सदस्यों को वही लोग दिखाई दे रहे थे जिनने किसी न किसी कारण उसका मनमुटाव था। जुम्मन ने रामधन कृष्ण को उत्तर देते हुए कहा, मेरे लिए पंचों का हुक्म अल्लाह के हुक्म की तरह है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस पर बूढ़ी मौसी जुम्मन से बोली, पंच किसी के दोस्त या दुश्मन नहीं होते। अगर तुम्हारा किसी पर विश्वास नहीं है तो रहने दो। तुम अगलू को तो अच्छी तरह से जानते हो ना, मैं तो उसे ही सरपंच बनाती हूँ। यह बात सुनकर जुम्मन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। अपनी भावनाओं को छुपाते हुए जुम्मन ने कहा, चलो अगलू चौधरी भी ठीक है, मेरे लिए तो जैसे रामधन वैसे अगलू। अगलू ने जैसे ही यह बात सुनी तो वो थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया। वो इसे कन्नी काटना चाहता था, सो बोला, अरे मौसी, तुम तो जानती हो कि मैं और जुम्मन बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस पर मौसी थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान तो नहीं बेचता, पंच को खुदा का ही नुमाइंदा होता है। इस पर अगलू चौधरी ने जुम्मन से कहा, देखो, मैं और तुम पुराने दोस्त हैं, हमने हमेशा एक दूसरे की मदद की है, लेकिन अब पंचों से जो भी निवेदन तुम्हें करना है वो करो। अगलू की बात सुनकर जुम्मन ने सोचा कि अगलू ये सब बातें केवल दिखावे के लिए ही कर रहा है, इसलिए जुम्मन पूरे विश्वास के साथ बोला, पंचों, मेरी मौसी ने अपनी ज़मीन मेरे नाम कर दी थी, इसके बदले मैंने उनका ख्याल रखना कबूल किया था। इस बात का खुदा गवाह है कि मैंने आज तक अपनी मौसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी, लेकिन औरतों के आपस में अनबन रहती है, इसमें से क्या कर सकता हूँ। इसके अलावा मौसी मुझसे अब महीने का खर्च अलग देने को बोल रही है। उन्होंने मेरे नाम अपनी कितनी जायदाद की है ये सभी लोगों को पता है, और उससे इतना लाभ नहीं होता कि मौसी का महीने का खर्च निकाल सकूं। दान पत्र में भी इस तरह का खर्च का कोई जिक्र नहीं है। अगर ऐसा होता है तो मैं इस तरह के झमेले में पड़ता ही नहीं। बाकी पंचों को ऐसा ठीक लगे वैसा फैसला करे। अगलू चौधरी को कभी कभार कचहरी का काम पड़ ही जाता, इसलिए वो कानून के बारे में अच्छी तरह समझ रखता था और कानून का भी पक्का था, इसलिए उसने जुम्मन से तर्क करना शुरू किया। अगलू का एक एक सवाल जुम्मन को चुप बहुत खटक रहा था। इस बात को लेकर हैरान था कि अभी थोड़ी देर पहले तक अगलू किस तरह की बातें कर रहा था और अब एकदम से ना जाने उसे क्या हो गया। जुम्मन अभी इस सोच ही विचार रहा था कि इतने में अगलू ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन पंचों को तमाम दलीलों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि मौसी को तुम्हें हर महीने खर्चा देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें यह फैसला मंजूर नहीं है तो जायदाद को लेकर एक करारनामा है, उसे रद्द समझा जाएगा। फैसला सुनकर जुम्मन ने होश उड़ गए। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह फैसला उसका दोस्त सुना रहा है या उसका कोई दुश्मन। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया हो। अब जुम्मन को बस हर वक्त यही बात खाई जा रही थी कि वो अपने साथ हुए उस धोखे का बदला कब ले। आखिर वो दिन आ ही गया और जुम्मन को अगलू से बदला लेने का मौका भी मिल गया। अगलू बटेसर से बैलों की एक जोड़ी खरीद कर लाया था, जिसमें से एक बैल की मौत हो गई। इस पर जुम्मन सब से कहता फिरता, यह तो सब धोखे की सज़ा है। इंसान चाहे कुछ भी करे लेकिन वो खुदा सब देखता है। वहीं अगलू चौधरी को इस बात का शक था कि उसने बैल की मृत्यु ऐसे ही नहीं हुई है, बल्कि हो सकता है कि जुम्मन ने बैल को जहर दिया हो। चौधराइन ने भी इसे लेकर हामी भरी। इस बात को देखकर एक दिन चौधराइन और जुम्मन की बीवी के बीच में काफ़ी बहसा-बहसी भी हुई। अब अगलू को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेले बैल का क्या करे, वे तो क्या करे। गांव में ही एक समझू साहू नाम का व्यक्ति था जो इक्का गाड़ी चलाता था।
उसका काम गांव में गुड़ लाद कर शहर की मंडी ले जाना और वहां से तेल व नमक आदि लाना। समझू का मन अगलू के बैल पर आ गया। उसने देखा कि बैल काफ़ी अच्छा है तो दिन में 2-3 चक्कर शहर में हो ही जाएंगे। तो उसने इस बारे में अगलू से बात की और एक तय दाम में बैल को ले जाकर अपने खूंटे बांध लिया। समझू ने नया बैल क्या मिल गया, फूले ना समाता। दिन में 4 चक्कर शहर के लगाने लगा। ना उसे बैल के चारे की फिक्र होती और ना ही उसके पानी की। रात में बस रूखा सूखा भूसा सामने डाल दिया करता था। बेचारा बैल दम नहीं ले पा रहा था कि समझू उसे फिर हाँक देता। एक दिन शहर का चौथा चक्कर लगाकर समझू साहू वापस आ रहा था। उसने इक्के का दोगुना वजन लादा था। दिन भर की थकान के बैल मुश्किल से ही चल पा रहा था। अंधेरा होने वाला था और समझू को पहुंचाने की जल्दी लगी थी। ऐसे में वो उसे कोड़े मारकर भगाता जाता, लेकिन अंत में जानवर से सहा नहीं गया और वो धरती पर गिर पड़ा। बैल गिरा भी और ऐसा कि उसने प्राण छोड़ दिए। दिन भर के चक्कर लगाने के बाद साहू जी के पास कोई 250 रुपये कमाई बनी थी जो उसकी कमर में बंधी थी। इसके अलावा नमक के बोरे भी गाड़ी पर में थे। ऐसे में गाड़ी में छोड़कर वो भी न जा सकता था। इस तरह से उसने रात को वहीं रुकने का फैसला किया। पहले हुक्का और फिर चीलम पीकर साहू की अपनी नींद को भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन न जाने कब आंख लग गई। जब नींद खुली तो उसके साथ ही होश उड़ी गया। कमर में बंधी थैली गायब थी। इस घटना को करीब 1 महीना बीत गया। अगलू जब अपने पैसे के लिए पैसे लेने साहू जी के पास गया तो मामला ही उल्टा पड़ गया। साहू उसकी बीवी भी उस पर झल्ला पड़ी। साहू बिगड़ते हुए बोले, यहाँ हमारी पूरी कमाई लूट गई और इन्हें अपने पैसों की पड़ी है। कमज़ोर बैल थमा दिया और अब उसके भी पैसे मांगने चले। अगर तसल्ली नहीं है मिली तो हमारा बैल बाहर बंधा है, ले उसे जाओ और महीना 2 महीना उसी से काम करवा लो। इसी से ज़्यादा क्या लोगे? अगलू पहले तो शांत रहकर मामला दबाने में लगे थे, लेकिन यहाँ सवाल पैसे का था। वो भी गुस्सा हो पड़े। दोनों को शोर सुनकर गांव के और लोग भी इकट्ठा हो गए। दोनों को शांत करवाते हुए उन्हें पंचायत करने की सलाह दे डाली। अगलू चौधरी की समझू साहू दोनों उसे लेकर राजी हो गए। कहानी से सीख: जब हमारे साथ निर्णय लेने की शक्ति हो तो हमें किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। एक आदर्श न्यायकर्ता वही है जो सबको समान रूप से देखे। लेखक मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी। दोस्तों, हमारी कहानी अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।